नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम मध्य प्रदेश का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें मध्य प्रदेश की रियासतों में गोंडवाना रियासत के बारे में हमने पहले लेक्चर में उसके प्रस्तावना मतलब उसका परिचय के बारे में अपन ने देखा था कि उसका परिचय यानी कि गोंडवाना रियासत का ओरिजिन कहाँ से हुआ और उसके परिचय को अपन ने अच्छे से समझने का प्रयास किया था। आज हम गोंडवाना रियासत के उन शासकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे परीक्षा में बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसको अपने लिए अटेम्प्ट करना भी आसान हो जाता है। और दूसरी चीज उसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज हम उन्हीं गोंडवाना रियासत के कुछ महत्वपूर्ण जो शासक है उनके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गोंडवाना रियासत, तो अब इनके कुछ महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे। हमने यादव राय तक चर्चा की थी। कौन तक की थी? यादव राय। सर ये यादव राय कौन है? तो सर ये यादव राय गोंडवाना रियासत का रियल फाउंडर, अगर संस्थापक की बात करते हैं तो गोंडवाना रियासत में संस्थापक के रूप में हम यादव राय को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? यादव राय को पढ़ते हैं। तो इससे पहले एक बार थोड़ा सा जो अपन ने पहले पढ़ा था उसका अपन रिवीजन करते हैं कि हम गोंडवाना रियासत के बारे में चर्चा करते हैं। तो गोंडवाना रियासत का के नाम हमें क्या क्या मिलते हैं। तो गोंडवाना रियासत का क्षेत्र अगर मंडला जबलपुर वाला क्षेत्र अगर अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का मैप बनाकर, तो मंडला और जबलपुर वाले क्षेत्र में गोंडवाना रियासत की लोकेशन पड़ती है। सर गोंडवाना रियासत के हमें तीन नाम मिलते हैं, गोंड राज्य, गढ़कटंगा और गढ़ा मंडला। ये तीनों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या आता है? सबसे महत्वपूर्ण एक नाम आता है गढ़कटंगा। गढ़कटंगा नाम अबुल फजल रहता है। वो क्या करता है, अपने आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखता है, अकबर नामक। उसमें क्या करता है, अगर गोंडवाना रियासत का वो नाम लेता है या उसका परिचय करवाता है तो गढ़कटंगा के नाम से करवाता है। इस प्रकार हमें उसका नाम, एक सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या मिलता है? गढ़कटंगा मिलता है। सर अगर गोंडवाना रियासत के स्रोत यानी स्रोतों के बारे में जानकारी लेते हैं कि इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके बारे में अबुल फजल की आईने अकबरी, सुलेमान का लेख, हृदय शाह का रामनगर अभिलेख और संग्राम शाह यानी कि अमरदास के पुलुष्यवंशी सिक्के, इन से हमें इसके बारे में क्या मिलती है? थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि आखिर में गोंडवाना राज्य क्या था और इसके सोर्स कहाँ से मिलते हैं। अच्छा सर इसके बारे में अपन ने बात करी। अब इसका प्रमाण कहाँ से होता है कि गोंडवाना रियासत का रियल फाउंडर या संस्थापक यादव राय था, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में जानकारी हमें दो जगह से मिलती है या तीन जगह मान लो। एक तो हमें हृदय शाह का जो रामनगर अभिलेख है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि इसके 54 शासकों के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। 54 शासक ऐसे कि स्टार्टिंग से लेके तो हृदय शाह तक कुल कितने शासक होते हैं? 54 शासक होते हैं। उनके बारे में हमें कहा से हृदय शाह का जो रामनगर अभिलेख है संस्कृत भाषा का लिखा हुआ यह अभिलेख है संस्कृत भाषा में, तो इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी चीज हमें मिलती है कि संग्राम शाह या अमरदास के पुलुष्यवंशी सिक्के मिलते हैं। पुलुष्यवंशी यानी कि पुलुष्य ऋषि जो रावण के ही वंशज थे, यानी कि रावण के दादाजी बोले जाते हैं, कि उनसे उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। गोल सिक्के रहते हैं, उन पर क्या लिखा रहता है? पुलुष्यवंशी नाम ऐसा उसमें दर्ज रहता है, उस सिक्के पर लिखा हुआ रहता है। तो वहां से एक हमें जानकारी मिलती है। एक जानकारी हमें सबसे महत्वपूर्ण और एक कंटेम्प्रेरी सोर्स हमें मिलता है। क्या मिलता है? अबुल फजल की आईने अकबरी यानी एक अकबरनामा में हमें ये मिलता है कि गढ़कटंगा के नाम से इसकी जानकारी मिलती है। और एक हमें इसका स्रोत क्या मिलता है कि हृदय सुलेमान रहता है, सुलेमान के लेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि गोंडवाना रियासत। तो इस प्रकार हमें क्या मिलते हैं? इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? इस रियासत को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे बात समझिए। फिर अब और भी इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे कि इसके कुछ महत्वपूर्ण शासकों के नाम मिलते हैं। जैसे कि पहला शासक तो हमें महत्वपूर्ण कौन सा मिलेगा? यादव राय, जिसने इस रियासत की क्या की? स्थापना की। फिर इसके बाद में और अच्छे महत्वपूर्ण शासक कौन मिलेगा? इसमें एक मिलेगा हमें अमरदास। अमरदास का ही एक उपनाम यानी कि संग्राम शाह है।
संग्राम शाह क्या होगी, संग्राम शाह इसकी एक उपाधि है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, संग्राम शाह पड़ जाता है। फिर आगे चल के इनका पुत्र दलपति शाह यानी कि दलपत शाह, इनका नाम भी हमें मिलता है। फिर आगे चल के इनकी पत्नी दलपति शाह की पत्नी रहती है दुर्गावती यानी कि रानी दुर्गावती, इनका नाम हमें मिलता है। फिर आगे चल के हम देखते हैं तो इनका पुत्र रहता है वीर नारायण, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब चलो सर ठीक है, इतनी तो हम सबको ही पता है, लेकिन इसके बाद में जब रानी दुर्गावती का एक तरीके से आसफ खां, मुगल तरफ से आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच में क्या होता है, नरई नाला का युद्ध होता है। उस नरई नाला के युद्ध में रानी शहीद हो जाती है, जिसके बाद में इनका दलपति शाह का छोटा भाई रहता है चंद्र शाह। तो चंद्र शाह का वंश चलता है, इसके बाद में क्या चलता है, चंद्र शाह का वंश चलता है, जिसमें हम चंद्र शाह, रघुनाथ शाह, छत्र शाह, हृदय शाह, और हृदय शाह के बाद में नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह के बाद में फिर हम और भी नीचे हम देखेंगे तो एक तो रघुनाथ शाह, और रघुनाथ शाह के बाद में एक शंकर शाह। ये दो पिता पुत्र की जोड़ी को हम पढ़ेंगे, तो वो हम कब लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये 1857 का दौर होता है, उसमें इनकी हमें उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सर प्रश्न यहाँ से क्या बनते हैं, यानी कि अगर हम ये रियासत पढ़ रहे हैं तो रियासत से कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने 2016 से लेके तो 23 तक के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। उन क्वेश्चन पेपरों में क्या है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें था, एक ऐसे लिखा रहा था, रघुनाथ शाह। अब सर रघुनाथ शाह ये क्वेश्चन आ गया, तो रघुनाथ शाह के बारे में आप क्या क्या जानते हो, 3 फैक्ट या 3 से 4 फैक्ट इनके बारे में बताना। फिर एक आ गया रघुनाथ शाह, एक आया रानी दुर्गावती। आप रानी दुर्गावती के बारे में क्या जानते हो? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया यादव राय। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, यानी कि रघुनाथ शाह के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो इनके बारे में 3 महत्वपूर्ण फैक्ट को हमने लिखना है। जिसके बाद में रानी दुर्गावती के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो इनके 3 से 4 अच्छे महत्वपूर्ण फैक्ट लिखना है। और एक यादव राय के बारे में अगर आया तो इनके बारे में हमें 3 से 4 अच्छे महत्वपूर्ण फैक्ट लिखना है। और एक आ गया अमरदास या संग्राम शाह। इस प्रकार से अपने को ये ऐसे इनके बारे में अपन को क्या मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि जैसे कि पहले तो रियासत थी नहीं सिलेबस में, अब नया जो ऐड हुआ है, तो अब हो सकता है इनसे बड़े क्वेश्चन बन जाए। इनके बारे में पूछ ले, रघुनाथ शाह के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए। रानी दुर्गावती के कार्यकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। या फिर यादव राय को ही गोंडवाना रियासत का रियल फाउंडर या संस्थापक माना जाता है, इनके बारे में हमें बताइए। तो हमें क्या करना है, इसके बारे में पूरी ओवरऑल जानकारी लेनी, यानी कि जितना हो सकता है इनके बारे में हमें प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ना है। क्या प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हमें पढ़ना है और समझना है चीजों को, कि अगर अपन को क्वेश्चन आया तो अपन को किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करना है। तो आइए अपन अब शुरू करते हैं। कहां से करते हैं, यादव राय को अपन ने देख लिया, तो थोड़ा सा और अपन इसके बारे में समझते हैं यादव राय, और फिर आगे बढ़ते हैं। यादव राय, यादव राय के बाद में 4 नाम हमें मिलते हैं। एक मिलता है अपन को खर्ची, एक नाम मिलता है अपने को गोरक्षदास, एक नाम मिलता है अपने को संगीन दास, एक नाम मिलता है अपने को अर्जुन दास। यादव राय के बाद में हमें 4 नाम मिलते हैं। कौन कौन सा, एक खर्चे मिलता है, एक गोरक्षदास मिलता है, एक संगीन दास मिलता है, एक अर्जुन दास मिलता है।
इस प्रकार से हमको इनके इनकी क्या मिलती है, 4 नाम मिलते हैं। अब इसमें ऐसा बताया जाता है कि क्या क्या होता है कि जो गोरख ये खर्ची थे ना, खर्ची ने क्या किया कि अपनी सैन्य वृद्धि की, मतलब इनने क्या किया, जैसे कि इनके पास 100 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? 100 घोड़े थे और 1000 पैदल सेना थी इनके पास। क्या थी? 1000 पैदल सेना थी, 100 घोड़े थे। तो ये क्या करते थे, अपने आसपास के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के जो राजा रजवाड़े थे उनको, छोटे मोटों को ये लूटते थे और अपने साम्राज्य को इनके अगल बगल वाले क्षेत्र पर आक्रमण करते थे, अपने राज्य का विस्तार करते थे। इस प्रकार से इनने क्या काम किया। अब आगे चल के एक फिर होता है संगीन दास। ये क्या करते हैं, ये भी ये काम करते हैं। इनके पास सर 1000 तो इनके पास घोड़े हो जाते हैं, 60,000 के आसपास इनके पास सेना हो जाती, क्या पैदल सेना हो जाती। तो ये क्या करते हैं, ये भी आसपास के अपने क्षेत्रों को, क्षेत्र में जो भी राजा रजवाड़े रहते हैं उन पर क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं, ये हमला करते हैं और इनके क्षेत्र को ये क्या करते हैं, जीतते हैं और अपने राज्य का ये विस्तार करने का काम करते हैं। यानी कि ये पूरा साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुपालन करते हैं, या साम्राज्य नीति का अनुसरण करते हुए ये क्या करते हैं, अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। कौन कौन करते हैं? खर्ची और संगीन दास करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी थोड़ी थोड़ी हमें क्या झलक देखने को मिलती है, क्या मिलती है, थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है। लेकिन आज से आज तक यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको ये याद रखने की आवश्यकता है नहीं, और सबसे अच्छी बात ये भी है अगर इनको 3-4 नाम है, इनको अगर आप याद रख लो तो ये भी बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो इस प्रकार को अपने को क्या इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखने को मिलती है। अब ओवरऑल सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां से चलती है, जो आप अर्जुन दास का जो नाम देख रहे हैं ना, इन अर्जुन दास के 2 पुत्र होते हैं, ये अपन देख लिए। तो अर्जुन दास के कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र होते हैं। अर्जुन दास के 2 पुत्र होता है। एक पुत्र का नाम रहता है अमरदास, और एक पुत्र का नाम रहता है जोगीदास। अमरदास बड़ा पुत्र था, जोगीदास छोटा पुत्र था। थोड़ा सा अब बड़ा पुत्र था तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किसके बारे में? अमरदास के बारे में। सर अमरदास बचपन से ही एक तरीके से नालायक टाइप का लड़का था। नालायक टाइप की बात से होनहार बच्चा तो था, लेकिन अगर पिताजी कोई सी बात बोलते थे तो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, चाहे गर्दन कट जाए लेकिन पिताजी की बात नहीं मानेंगे। इस प्रकार का इसका क्या था, नेचर, यानी कि इसका व्यवहार था। तो एक दिन पिता और पुत्र में अच्छी बढ़िया घमासान की लड़ाई हुई और ये अमरदास क्या करता है, अपने राज्य को छोड़कर कहां चला जाता है? बघेल राज्य में चला जाता है। कहां चला जाता है? बघेल राज्य में चला जाता है। और इनके बघेल राज्य में चला जाता है, यानी कि बघेल राज्य का, बघेल राज्य इनके साइड में, इनके कोने में एक राज्य पड़ता है बघेल राज्य। अपन पढ़ रहे गोंडवाना, गोंडवाना के थोड़ा सा ऊपर बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो बघेल राज्य में चला जाता है। उस समय बघेल राज्य का कोई शासक थे, राजा वीर सिंह देव। वीर सिंह देव थे। तो ये क्या करता है, वीर सिंह देव के यहाँ रहकर शरणार्थी बनकर रहता है। कौन रहता है? अमरदास रहता है। तो ये वीर सिंह देव को पता चलता है कि ये व्यक्ति गोंडवाना रियासत के राजा अर्जुन दास का पुत्र है और बड़ा पुत्र है। तो ये भी किसको, अमरदास को अपने पुत्र की तरह ही पालन पोषण करता है, पूरी शिक्षा दीक्षा दिलवाता है और अच्छे से रखता है। एक तरीके से अपने बेटे की तरह ये क्या करता है, व्यवहार करता है, इसका पालन पोषण करवाता है। कौन करवाता? वीर सिंह देव, जो कि बघेल राज्य का राजा है। जब हम बघेली रियासत पढ़ेंगे तो वीर सिंह देव के बारे में अपन पूरी संपूर्ण जानकारी। वीर सिंह देव वही कौन, जिनके पुत्र थे, कौन कौन पुत्र थे? एक थे जुझार सिंह और दूसरे थे कौन थे? कौन थे? आपको पता होगा लाला हरदौल। हरदौल अल्लाह के बारे में आपने सुना होगा, जिनका आज भी एक लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। किनको? हरदौल को, कुंवर हरदौल कुंवर को या लाला हरदौल को इनके रूप में पूजा जाता है। तो ये वीर सिंह देव क्या है, इनके पुत्र थे वो दोनों। कौन कौन से? एक जुझार सिंह और एक कौन? हरदौल, कुंवर हरदौल। तो
अब ये वहां पर पहुंच जाता है तो बघेल राजा जो वीर सिंह है ना, इनकी बढ़िया से पालन पोषण करता है और अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाता है। जब फिर हुआ क्या, अब ये पता किसको चलता है कि हमारा पुत्र कौन, जो अमरदास है, जो कहां पर रह रहा है, बघेल राजा वीर सिंह देव के यहाँ रहता है। तो ये नाराज हो जाता है, इसको लगता है कि यार अगर अपना पुत्र वहां रह रहा है तो अपनी बदनामी होगी, अपने राज्य की बदनामी होती। तो ये क्या करता है, ये करता है कि अपना जो छोटा पुत्र है, इसका जो छोटा पुत्र कौन था, जोगीदास, जोगीदास को क्या करता है, ये घोषित कर देता है यहाँ का युवराज कि मेरे बाद में अगर कोई राजा बनेगा, यानी कि अर्जुन दास के बाद में अगर कोई राजा बनेगा तो कौन बनेगा, जोगीदास बनेगा। इस प्रकार की ये क्या करता है, घोषणा कर देता। कौन कर देता है, अर्जुन दास कर देता है। और क्यों करता है, ये इसलिए करता है कि अमरदास बघेल राजा के वहां शरण लेकर बैठा है या वहां पर रह रहा है। तो अब ये खबर किसको पता चलती है, ये खबर पता चलती है अमरदास को कि यार मेरे पिताजी ने मेरा राज्य किसको दे दिया, मेरे छोटे भाई को दे दिया। किसको दे दिया, मेरे छोटे भाई को दे दिया। और अपन तो अपने पास तो राज कुछ भी नहीं बचा, अब अपन तो फक्कड़ हो गए। तो अब क्या करें, अब इसको आती है गुस्सा और ये क्या करता है, ये यहां से आता है, कहां से आता है, बघेल राज्य से आता है और ये वीर सिंह देव के यहां से आता है। और आने के बाद में ये क्या करता है, अमरदास अपनी माता के कक्ष में जाकर छुप जाता है। क्या करता है, अपनी माता के कक्ष में छुप जाता है। जब पिताजी माताजी से मीटिंग करने आते हैं तो यहीं पर ये क्या करता है, कौन, अमरदास अपने पिता अर्जुन दास की हत्या कर देता है। क्या कर देता है, अपने पिता अर्जुन दास की हत्या कर देता है। और अपने पिता जब अर्जुन दास की हत्या के बारे में जानकारी इसको पता चलती है, किसको, जोगीदास को। युवराज कौन था इस समय, जोगीदास। तो ये जोगीदास तलवार लेकर इसको अमरदास को निपटाने के लिए आता है। तभी अमरदास जोगीदास को भी मार देता है, यानी कि अमरदास अपने पिता और अपने छोटे भाई दोनों को मार देता है। क्या कर देता है, अपने पिता और अपने छोटे भाई दोनों को मार देता। कौन, अमरदास। अब मारकर ये क्या बन जाता है, यहाँ का राजा बन जाता है। कहाँ का, गोंडवाना रियासत का ये राजा बन जाता है। अब ये बात पता चलती किसको भाई साहब, ये बात पता चलती है वीर सिंह देव को, जो बघेल राज्य का राजा रहता है। उसको पता चलती है कि इस नालायक ने क्या काम किया, इस नालायक ने ये काम किया है कि अपने पिता और अपने भाई दोनों को मार दिया। इसको बहुत बुरा लगता है कि यार हमने ऐसी शिक्षा दीक्षा दी, अब हमारी हर जगह बदनामी होगी कि वीर सिंह देव के यहाँ रहता था और वीर सिंह देव ने सिखा दिया होगा कि यार तुम अपने पिता और भाई को मारो, राज्य को प्राप्त करो। तो इस प्रकार से उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत गलत कर दिया इस मूर्ख ने। अब इस मूर्ख को सजा देने के लिए, यानी कि अमरदास को सजा देने के लिए वीर सिंह देव सेना लेकर आता है। तो अब इसको पता था कि वीर सिंह देव की शक्ति से ये अच्छे से परिचित था। कौन, अमरदास। तो ये क्या करता है, भागकर यहाँ के गोंड क्षेत्र के जंगलों में चला जाता है। अब वहां पर भाग जाता है। तो अब वीर सिंह देव सेना लेकर आता है और अब इसको घेराव डालकर रखता है। तो 8-10 दिन तक इसका क्या करते हैं, इसके ऊपर घेराव एक तरीके से, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक सेना इसको घेर के रखती है। और ये आवाज देता है, कौन आवाज देता है, वीर सिंह देव, कि तुमको पूरी तरीके से यहाँ घेर लिया है और अपने आप को क्या कर लो, क्या कर दो, सरेंडर कर दो। हाँ, सरेंडर कर दो कि तुमको पूरी तरीके से हमारी सेना ने घेर लिया है, अब तुम्हारा बच निकलने के कोई चांस नहीं है। जैसे कि आजकल की मूवियों में होते हैं कि कोई सा चोर, पुलिस को, अगर पुलिस चोर को पकड़ने जाती है तो क्या होता है कि एक कमरे में चोर घुसा रहता है, एक ऐसा खंडाल टाइप का महल या कुछ भी रहता है, और वहां से आवाज देती है कि सावधान, आपको पूरी तरीके से हमारी पुलिस वालों ने, जो कि बिल्कुल नालायक है, उन्होंने घेर लिया है और तुम बच निकलने का कोई चांस नहीं, बल्कि बच निकलता है और तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। इस प्रकार की बात कौन करता है, वो पुलिस करती है। इसी प्रकार की बात कौन करते हैं, वीर सिंह देव करते हैं। तो वीर सिंह देव की बात सुनकर इसको लगता है अमरदास को, यार वास्तव में वीर सिंह देव पावरफुल आदमी और इससे अपन टक्कर ले नहीं सकते, अगर टक्कर लिया तो अपन निपट जाएंगे। तो ये क्या करता है, बिल्कुल हाथ जोड़कर क्या वीर सिंह देव के सामने कौन, अमरदास आ जाता है। अमरदास बोलता है कि महाराज एक गलती तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, उस समय बड़ा शर्मिंदा और मेरे को आत्मग्लानि हो रही है कि मैंने अपने पिता को मारा, पिता की हत्या की, मैंने अपने भाई की हत्या की और मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। इसीलिए महाराज जो भी आपके मन में सजा हो वो मुझे दीजिए, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार की अनुनय विनय की बातें, यानी कि ये बहुत चंट और चालाक आदमी है भाई साहब अमरदास, हल्के में मत लेना है, क्योंकि रियल अगर फाउंडर की बात करेंगे तो अमरदास ही बनेगा।
तो अब ऐसी बात कौन करता है? अमरदास करता है। और अनुनय विनय करता है, तो जिससे वीरम देव या वीर सिंह देव बड़ा क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। और वो बोलता है कि यार बच्चा जब गलती सुधारने का काम कर रहा है तो अपन क्यों उसको उकसाए, क्यों ना उसकी गलती को सुधराया जाए और उसको एक मौका और दिया जाए। तो इस प्रकार की ये क्या करता है, बात करता है। अब वीर सिंह देव उसकी इस बातों से प्रभावित होकर बोलता है कि ठीक है भाई, जो हो गए सो हो गए, कोई बात नहीं। अब क्या करना है कि अब तुमको शांति पूर्वक अपना राज्य काज को चलाना है और फालतू के कोई लफड़े कर लेनी है। तो ठीक है, अब ये इसको क्या बना देते हैं वीर सिंह देव, अमरदास को गढ़ राज्य का राजा मान लेते हैं या राजा बनाकर चले जाते हैं। अब ठीक है, अब हमको देखना है ओवरऑल अमरदास को। अमरदास के हम कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, अमरदास ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की उनके बारे में पढ़ेंगे, अमरदास का क्या विशेष योगदान रहा गढ़ राज्य में उनके बारे में अपन थोड़ा सा समझेंगे। आ गई बात समझ? तो आइए अपन थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? अमरदास के बारे में। और अमरदास का ही नाम संग्राम शाह क्यों पड़ा? अमरदास का ही कोई 52 गणाधिपति क्यों बोला जाता है? अमरदास ने चंदेलों के साथ कैसे व्यवहार रखे? अमरदास ने गुजरात के शासक के साथ कैसे व्यवहार रखे? अमरदास बघेलों का कृपा पात्र कैसा बना? ये सारे क्वेश्चन अपने को कवर इसमें करना है। अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि किसने दी? इन सभी चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है सर, अपन समझते हैं अमरदास के बारे में। ठीक है सर, बात करते हैं अमरदास की। अमरदास की एक सबसे महत्वपूर्ण उपाधि रहती है संग्राम शाह की। तो पहली बात करते हैं इनकी उपाधि के बारे में। अमरदास की एक उपाधि रहती है संग्राम शाह की उपाधि। किसकी उपाधि? संग्राम शाह। सर संग्राम शाह की उपाधि कौन देता है? सर संग्राम शाह की उपाधि गुजरात का एक शासक रहता है, गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात का शासक बहादुर शाह जब मालवा पर आक्रमण करने के लिए आता है, खास करके रायसेन पर, तो ये क्या करता है, अमरदास गुजरात के शासक बहादुर शाह की ये मदद करता है, हेल्प करता है। और जिससे ये गुजरात का शासक बहादुर शाह क्या करता है, रायसेन को जीत लेता है। रायसेन को जीत लेता है, तभी गुजरात के शासक खुश होकर किसको अमरदास को एक उपाधि देता है। किसकी? संग्राम शाह की उपाधि। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि संग्राम शाह, अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि किसने दी? तो अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि किसने दी? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने दी। किसने दी? बहादुर शाह ने। ये प्री का भी क्वेश्चन है और एक तरीके से ये मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। मतलब आंसर राइटिंग अगर करेंगे तो अपन ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अपन लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो याद रखोगे, क्या याद रखोगे? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह था। बहादुर शाह ने क्या, इसको अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि दी। सर दूसरी बात करते हैं इसकी राजधानी की। अच्छा, इसमें राजधानी क्या बनाई? इसने राजधानी बनाई गढ़ा। क्या बनाई? गढ़ा को इसने राजधानी बनाया। और गढ़ा कहां पर है? मंडला में है। ठीक है सर, एक काम इसने किया, गढ़ा को इसने राजधानी बनाई। सर एक और इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है 52 गणाधिपति। एक इसको बोला जाता है संग्राम अमरदास को 52 गणाधिपति, क्योंकि इसने 52 गढ़ों
की स्थापना की या 52 गढ़ों पर इसका शासन चलता था। किसको? अमरदास को। एक और इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं सर, इसके सोने के पुलुत्सवंशी इसके सिक्के प्राप्त हुए। किसके? अमरदास के। अमरदास ने सोने के कुछ सिक्के चलवाए थे जिसपे लिखा था पुलुत्सवंशी। पुलुत्सवंशी किसको बोला जाता है? पुलुत्सवंश बोला जाता है रावण के वंश को। रावण के जो पिताश्री या रावण के जो वंशज थे वो पुलुत्स ऋषि के संतान थे, इसीलिए इसने अपने आप को पुलुत्सवंशी बोला। क्या बोला है? पुलुत्सवंशी में। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पुलुत्सवंशी प्रकार के सिक्के किस शासक के प्राप्त होते हैं? तो अमरदास के प्राप्त होते हैं। अमरदास का एक नाम संग्राम शाह है, संग्राम शाह के प्राप्त होते हैं। दूसरे ये कहां से निकाले गए? तो सर ये सिक्के देवगढ़ की टकसाल से निकाले गए। अगर ज्यादा डीपली पूछते हैं तो देवगढ़ की टकसाल। सर ये टकसाल क्या होता है? जहां पर सिक्कों को बनाने का कार्य होता है उसको टकसाल बोला जाता है। क्या? जहां पर सिक्कों का हम निर्माण करते हैं या उनको बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टकसाल बोलते हैं। तो देवगढ़ की टकसाल से ये सोने के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। किसके? अमरदास के। कौन से सिक्के? पुलुत्सवंशी सिक्के। चलो ठीक है सर। अब और महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या आती है सर, इनके एक पुत्र था। एक पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था दलपति शाह। दलपत शाह या एक नाम मिलता है हमें दलपति शाह। ठीक है सर, ये होगा सर। और महत्वपूर्ण चीज क्या है सर? इनकी एक पुत्र वधु थी, यही लिख देते हैं अपन, पुत्र वधु। रानी दुर्गावती। इनका पुत्र कौन था? दलपत शाह या दलपति शाह। इनकी पुत्र वधु थी रानी दुर्गावती। दुर्गावती का आपने नाम सुना ही होगा। फिर और सर इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज है सर? अब अगर हम बात करते हैं कि इनके कुछ निर्माण कार्य है सर, तो उनके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा। निर्माण के पहले अच्छा अपन देख लेते हैं थोड़ा सा इनका और इनके किनके एक कृपा पात्र रहे हैं और जिसके बाद में इनके मधुर संबंध किन किन से रहा। आपने सब चंदेलों का नाम सुना है? चंदेल। तो चंदेलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। बघेलों का कृपा पात्र। गुजरात का शासक। मैत्रीपूर्ण संबंध। देखो सर, इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों? कि चंदेल जो राजकुमारी थी रानी दुर्गावती, ये चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती या कीरत सिंह चंदेल की पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह अपने पुत्र राजा दलपति शाह से करवाया इसने। दूसरा, बघेलों का एक कृपा पात्र क्यों रहा? बघेल राजा वीर सिंह देव के यहाँ क्या था? ये शरणार्थी बन के रहा था, तो इसके संबंध इनसे भी अच्छा। गुजरात का शासक बहादुर शाह जिसने इसको संग्राम शाह की उपाधि दी, इसके साथ भी इसका मधुर संबंध है। इस प्रकार हम इसके राजनीतिक परिदृश्य को समझ सकते हैं कि इसकी राजनीतिक या व्यवस्था कितनी अच्छी थी, विदेश नीति इसकी कितनी अच्छी थी। एक तरीके से मानो तो कि इसके चंदेलों के साथ भी अच्छे संबंध थे, बघेलों के साथ भी अच्छे संबंध थे और
गुजरात के शासक के साथ भी इनके अच्छे संबंध थे। किनके? अमरदास के। आगे बात समझ। इसको अपन थोड़ा सा आप थोड़ा लिखो और इसके बाद में और भी चीजें हैं वो मैं बताता हूं आपको। अब इनके निर्माण के बारे में थोड़ा देखते हैं। निर्माण कार्य, तो इनने निर्माण क्या क्या काम करवाए? सर इनने एक संग्रामपुर नाम का गांव बसाया। कहां पर बसाया? संग्रामपुर या नगर बोल दो सर इसको, गांव की जगह नगर। तो ये बसाया इसने दमोह में। सर इन्होंने जबलपुर में संग्रामपुर ताल बनवाया। ये संग्राम सागर ताल, ऐसे लिखो संग्राम जबलपुर में। और ये ताल है ना, इन ताल में एक साइड में बाजना मठ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया हुआ है? इनने यहीं पर बाजना मठ का निर्माण किया। और ये बाजना मठ तांत्रिक क्रियाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या तांत्रिज्म सबसे ज्यादा चलता है? कहां पर? बाजना मठ में। और ये संग्राम सागर ताल है ना, इस ताल के अंदर एक महल का निर्माण करवाए। क्या करवाए? एक महल का निर्माण करवाया। उस महल को बोला जाता महल ए आम। महल ए आम, एक महल का निर्माण करवाया। कहा? यहाँ पर जो तालाब है, ये तालाब के बीच कहा? जबलपुर में। और सर इनके दरबारी कुछ विद्वान थे। अपन विद्वानों के बारे में देखते हैं कि आखिर में इनके दरबार में विद्वान कौन कौन है। एक नाम मिलता है हमें महेश ठक्कर। अब महेश ठक्कर ने इनके जीवन पर कुछ रचनाएं लिखी। एक तो दिव्य निर्णय, या ऐसे लिख दो संग्राम साई विवेक दीपिका और एक दिव्य निर्णय। ये इनने क्या क्या करवाया? इनके एक दरबारी रहते थे महेश ठक्कर, उन्होंने इनके ऊपर लिखी संग्राम साई विवेक दीपिका और एक दिव्य निर्णय। और सर एक इनने खुद ने लिखी, अपनी खुद की एक रचना लिखी, खुद की स्वयं द्वारा लिखित एक रचना थी, स्वयं लिखी, यानी कि स्वयं के द्वारा लिखी हुई क्या थी? रस रत्न माला। रस रत्न माला करके इन्हें खुद ने अपनी एक रचना लिखी। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक तरीके से ओवरऑल अमरदास के बारे में अपन ने कितने पॉइंटों को देखा है और कौन से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। सॉरी, एक बार मैं आपको सारी चीजों का रिवीजन करवा देता हूं। जैसे कि हमने संग्राम शाह के बारे में देखा। संग्राम शाह का एक नाम होता है अमरदास। अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा मिलती है। दूसरी चीज, संग्राम शाह चंदेलों से अच्छे संबंध रखता है, क्योंकि चंदेलों की पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह अपने पुत्र किससे करवाता है? दलपति शाह से करवाता है। बहादुर शाह के साथ इसके अच्छे संबंध है, जिसने इसे संग्राम शाह की उपाधि दी। इसने अपनी राजधानी गाड़ा को बनाया, जो वर्तमान मंडला में स्थित है। इसके बाद में इसने कुछ निर्माण किया, जैसे संग्रामपुर ग्राम का निर्माण करवाया। दमोह में एक संग्राम घाटी के बारे में आपने सुना होगा। संग्राम सागर ताल का निर्माण करवाया, जो जबलपुर में, जहां पर एक उस ताल के अंदर एक महल था,
महल कौन था उस महल का नाम था महल है। बाजना मठ का निर्माण करवाया, ये भी जबलपुर में, जो कि तंत्रिज्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके दरबार में एक विद्वान रहते थे, विद्वान का नाम है महेश ठक्कर, जिनने संग्राम साहिब, विवेक दीपिका, दिव्य निर्णय, स्वयं भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो इनने एक अपनी रचना लिखी रस रत्न माला। इस प्रकार इनने अपन आज अमरदास को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास किया है। अब हम इनके पुत्र दलपति के शाह के बारे में थोड़ा देखते हैं कि दलपति शाह क्या है। जब इनके बाद में इनके पुत्र का नाम आता है दलपति शाह, तो दलपति शाह ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनके बारे में अपन आइए समझते हैं थोड़ा सा। इसके लिए आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका।